नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ एज अ मीन्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बाय रॉस्को पॉन्ड। ठीक है। तो ये जो फिलॉसफी है सोशल इंजीनियरिंग की, इस फिलॉसफी का बेस है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो इस फिलॉसफी का बेस है। मतलब अब जैसे कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें हमने पढ़ा था कि लॉ का कंटेंट क्या होना चाहिए। हमारा मेन एम्फेसिस इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि लॉ का कंटेंट कैसा है, क्या वो लोगों का वेलफेयर कर रहा है कि नहीं, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले एम्फेसिस करते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर, उसी फिलॉसफी को बेस बनाकर ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल इंजीनियरिंग का, ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो रॉस्को पॉन्ड ने दिया है। रॉस्को पॉन्ड यूनाइटेड स्टेट्स के अपने समय के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जूरिस्ट हैं। अमेरिकन लीगल सिस्टम के ऊपर रॉस्को पॉन्ड की फ़िलॉसफी जो है, या रॉस्को पॉन्ड जो है, उनका बहुत एक कह सकते हैं सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, अफेक्ट है उनका उसके ऊपर। अब जो ये फ़िलॉसफी है जो रॉस्को पॉन्ड ने दी है, तो इस फ़िलॉसफी का जो मेन एम्फेसिस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि किस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो किया जा सके इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। लॉ बनाते समय इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो किया जा सके। अब देखते हैं इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है। तो अब हमने पिछले वीडियो में जो हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो सोशियोलॉजिकल स्कूल की जो फिलॉसफी है, इट इज़ ए सिंथेसिस ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस, है ना। इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। सिंथेसिस का मतलब कि सिंथेसिस ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस का मतलब कि जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये जितने भी सोशल साइंसेस हैं, इनका सोसाइटी के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होता है, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हुए लॉ की फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर लॉ की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसे ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, यानी कि हर एक डिसिप्लिन्स के बीच में जो रिलेशन है उन सब चीज़ों का सोसाइटी के साथ रिलेशन देखकर, सोसाइटी के ऊपर उनका इफ़ेक्ट देखकर फिर उसके हिसाब से लॉ बनाना। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि लॉ और सोसाइटी जो है वो दोनों एक साथ प्रोग्रेसिव होकर चल सकेंगी। ये इसका मेन फ़ायदा होता है इसका। ठीक है। तो ये चीज़ था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल इंजीनियरिंग, तो ये सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को अगर हमें एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक लाइन में सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को अगर एक्सप्लेन करें तो हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम ऑफ वांट विद अ मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम ऑफ वांट विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एक चीज़, अगर हम सिंपल इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करें तो इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास मशीनरी है, तो आप क्या करना है, आपको फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके का हो कि इस रॉ मटेरियल से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें विद मिनिमम वेस्ट, है ना। मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके विद मिनिमम वेस्ट। यही होती है इंजीनियरिंग कि भाई आपके पास जितना रॉ मटेरियल है आप उसका इस्तेमाल करके मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सको और मिनिमम वेस्ट करो आप उसमें। ये एक अच्छे इंजीनियरिंग की निशानी होती है ना, अच्छी इंजीनियरिंग की निशानी होती है। तो ये है तो इसी तरीके से ये इंजीनियरिंग हो गया। तो इसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कैसे होगा कि आपके पास सोसाइटी के अंदर जितने भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं, आप जो भी कुछ कर सकते हो तो उससे मैक्सिमम ऑफ सेटिस्फेक्शन करो लोगों की, सेटिस्फेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट या इंटरेस्ट। ठीक है, वांट या इंटरेस्ट या विल या डिज़ायर, कुछ भी कह लो आप। तो मैक्सिमम ऑफ वांट उसको सेटिस्फाई किया जा सके, मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है यानी कि वेस्ट, या कह लो फ्रिक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट को डिनोट कर रहा है, और वांट क्या है, इंटरेस्ट। तो सेटिस्फाई अ मैक्सिमम ऑफ इंटरेस्ट, सेटिस्फाई मैक्सिमम ऑफ इंटरेस्ट विद मिनिमम ऑफ
कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ये चीज़ हो सके, ये कह रहा है ये सोशल इंजीनियरिंग की फिलॉसफी। अब होता क्या है ना कि सोसाइटी के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने क्या होंगे, इंटरेस्ट होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स होंगे जिसे लोग क्लेम करेंगे। अब अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स होंगे जिसे लोग क्लेम करेंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंसान के डिज़ायर, हर एक इंसान के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सके, है ना। किसी के लिए आइडियल वर्शिप की अगर एग्जांपल ले तो कोई आइडियल वर्शिप को उसके इंटरेस्ट में मानता है, तो कोई आइडियल वर्शिप को उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट मानता है। तो इस मामले में ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ ही कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा माने जूरिस्ट का काम क्या होना चाहिए कि वो किस तरीके से लॉज फ्रेम करे ताकि मिनिमम ऑफ कन्फ्लिक्ट हो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनको सेटिस्फाई किया जा सके, है ना। तो इंडिविजुअल हैज इट्स डिज़ायर्स एंड क्लेम्स बट ऑल कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, सो वी शुड कंसीडर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि ऐसा क्या करें कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके और मिनिमम लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट हो उनके बीच में, ठीक है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग की फिलॉसफी कहती है। अब आगे बात करते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सोशल इंजीनियरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो जो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस। फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस, फंक्शनल यानी कि वर्किंग, कि वर्किंग कैसी है लॉ की। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है वो फंक्शनल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एम्फेसिस करता है ना। पॉन्ट कहते हैं कि हमें ये देखना है कि लॉ का फंक्शनल एस्पेक्ट कैसा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। अगर लॉ पॉजिटिवली काम कर रहा है तो सोसाइटी भी पॉजिटिवली ग्रो करेगी और लॉ और सोसाइटी दोनों एक साथ प्रोग्रेसिव तरीके से पॉजिटिवली ग्रो कर सकेंगे, है ना। कि पॉन्ट कंसंट्रेट्स मोर ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, डेट इज व्हेन लॉ स्टार्ट्स वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। जब लॉ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने लगेगा और पॉजिटिव रोल प्ले करेगा सोसाइटी के अंदर में, देन लॉ एंड सोसाइटी बोथ फंक्शन प्रॉपरली। जब लॉ वेलफेयर का काम करेगा, लोगों के, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, तो लॉ और सोसाइटी दोनों ही पॉजिटिवली ग्रो करेंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव होंगे। तो हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, कंटेंट ऑफ लॉ के ऊपर रादर देन इट्स सोर्स, जैसे कि नेचुरल स्कूल या हिस्टोरिकल स्कूल या फिर एनालिटिकल स्कूल वाले करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एंड ऑफ लॉ शुड बी टू सेटिस्फाई अ मैक्सिमम ऑफ वांट विद अ मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन एंड वेस्ट, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। अब दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सोशल इंजीनियरिंग। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का मेन पर्पस क्या है ना। ये हमने पर्पस पहले डिस्कस किया था ना, इंजीनियरिंग का मेन पर्पस क्या है। तो इंजीनियरिंग का मेन पर्पस है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो और मिनिमम वेस्ट हो, ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का भी जो मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके, मैक्सिमम इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सके और मिनिमम ऑफ कन्फ्लिक्ट हो। यही इसका भी मेन पर्पस है। जैसे कि इसका मेन पर्पस प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन और मिनिमम वेस्ट है, वैसे इसका मेन पर्पस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और मिनिमम कन्फ्लिक्ट है। ये चीज़ है इसका सोशल इंजीनियरिंग का बेसिक पर्पस, ठीक है, ताकि कि वाइडेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके किस चीज़ का, सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटरेस्ट का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है, उनके डिज़ायर जो है, उनके विल जो हैं, जो भी जिसे भी वो अपने राइट मानते हैं, जो क्लेम करते हैं, उस चीज़ को हम सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। ये चीज़ है ये सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। अब यही है ना कि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि पॉन्ड मीन्स अ बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट आपस में compete कर रहे हैं, तो इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाना, ये सोशल इंजीनियरिंग का मेन काम है। अब अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि लॉ शुड ऑलवेज बी नीड बेस्ड। नीड बेस्ड लॉ होने चाहिए ताकि जो सोसाइटी को की जो इमीडिएट नीड है, रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को पूरा किया जा सके। इमीडिएट नीड और रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। अब इमीडिएट नीड और रिक्वायरमेंट के बारे में पता किसको होगा कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, इमीडिएट नीड क्या है सोसाइटी की। तो इमीडिएट नीड्स के बारे में या तो लॉयर्स को पता होगा क्योंकि वो फील्ड में काम करते हैं, या तो ज्यूरिस्ट को पता होगा,
तो लॉयर्स और जूरिस्ट जो कि लीगल फील्ड के अंदर जो जिनके पास उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ होती है, उस फील्ड की एक्सपर्टीज़ होती है, तो उनसे बेहतर तो कोई लॉ बना नहीं सकता है, और उनसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है कि लॉ के अंदर कमियां क्या हैं एट प्रेजेंट, और किस तरीके के लॉ सोसाइटी को देने चाहिए। और जब पता होगा तभी तो इमीडिएट नीड को पूरा किया जा सकेगा। तो ये जो रोल ऑफ जजेस हैं और जूरिस्ट हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये इम्फेसिस करते हैं। ये कहते हैं कि भाई रोल ऑफ जजेस जो हैं सोसाइटी के अंदर में लॉ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज लॉ रिमेन इंटैक्ट। लॉ तो वही रहता है, लेकिन जजेस क्या करते हैं, उसे उस समय की नीड के हिसाब से इंटरप्रेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, लेकिन इसी राइट टू लाइफ को अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। जैसे हाल ही में अभी आया है कि जो राइट टू यूज़ इंटरनेट है, राइट टू असेस इंटरनेट है, वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन कहीं पहले लिखा थोड़ी गया था। वो तो राइट टू लाइफ को ही इंटरप्रेट किया गया है कि अब राइट टू असेस इंटरनेट भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इस तरीके से है कि लॉ इंटैक्ट रहता है, लेकिन हमें सोसाइटी के इमीडिएट नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी तो पूरा करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, जजेस का होगा। जजेस जो हैं वो लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, उसी इंटैक्ट लॉ को इंटरप्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। तो ये चीज़ होगी। तो ये लॉ शुड ऑलवेज बी नीड बेस्ड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको ध्यान से देखना, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है क्या है। तो इंटरेस्ट यानी कि वो क्लेम या वो डिज़ायर, वो विल जिसे लोग क्लेम करते हैं, है ना, वो इंटरेस्ट हो गया, जिसे लोग अपना राइट समझते हैं, अपना क्लेम समझते हैं। तो इस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अंदर में जो पॉन्ड है, उन्होंने इंटरेस्ट को 3 भागों में बांटा है। पहला तो है प्राइवेट इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट, और तीसरा है सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट क्या है। तो अगर हम प्राइवेट इंटरेस्ट की बात करें या इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करें, तो इसके हेडिंग से ही पता लगता है कि इंडिविजुअल यानी कि वो सारे इंटरेस्ट जो सिर्फ एक ही आदमी के चारों तरफ घूमते हो। मतलब अगर ये इंटरेस्ट वायलेट होता है तब भी इसी को फ़र्क पड़ता है, या ये इंटरेस्ट जो है ये सेटिस्फाई होता है तब भी इसी आदमी को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट इंटरेस्ट हो गया या इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गया। तो अब इस इंटरेस्ट के अंदर में बेसिकली आता क्या क्या है, किसी भी पर्सन, वो सारे इंटरेस्ट जो उस पर्सन की बॉडी से रिलेटेड हो, उसकी पर्सनैलिटी, उसके रेपुटेशन, उसके रिलेशन कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे आ जाते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अंदर में। ठीक है, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी या उसकी बॉडी से जुड़े हुई हो, दूसरा जो उसके डोमेस्टिक रिलेशंस से जुड़े हुए हों, और तीसरा जो इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस हो, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो उसके प्रॉपर्टी या ऑनरशिप या प्रोप्राइटरी राइट्स, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो ये चीज़ है इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। अब इन तीनों को देखते हैं क्या है। तो पहला तो है इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, है ना, इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है कि लॉ का काम क्या होता है कि वो सारे इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे जो कि इंडिविजुअल के बॉडी से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, कोई उसे फिजिकल हार्म ना पहुंचाए, कोई उसकी रेपुटेशन को डिग्रेड ना करे, इन सब टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो लॉ का काम होता है कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करे, और गवर्नमेंट को भी लॉ रिस्ट्रिक्ट करती है लोगों को फिजिकल इंटीग्रिटी या उसके रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा है इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशन। डोमेस्टिक रिलेशन यानी कि उसके मैरिज, पेरेंट चाइल्ड के बीच के रिलेशन से लेकर कुछ भी कन्फ्लिक्ट हुए, या कोई उसके इंटरेस्ट हैं, मेंटेनेंस के इंटरेस्ट हो गए, या फिर कह सकते हैं सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये तो सॉरी प्रॉपर्टी राइट में आ गया, अडॉप्शन हो गया, ये सब चीज़ें। तो इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशन, ये चीज़ हो गया।